नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। बेगूसराय में एक बार फिर से एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान ने एक कार्यक्रम में मौजूद हुए हैं और उस कार्यक्रम में उन्होंने प्रेस वार्ता आयोजित की है और मीडिया से रूबरू हुए हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने एक बार फिर से बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है। देखिए इस पूरी रिपोर्ट को, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। बेगूसराय में एक बार फिर से एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता कर मीडिया से मुखातिब होते हुए बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 15 साल के शासन में बिहार के जनता को कुछ नहीं मिल पाया है। सिर्फ नीतीश ने ठगने का काम किया है, न ठीक से शराबबंदी हो पाई है, ना ही लाइन ऑर्डर सही है। शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर अपने अधिकार के लिए उतरे हैं। आवाज में उन्हें पुलिस के डंडे खाने पड़ रही है, जिसका शिकार मैं खुद भी था। दलितों के साथ सरकार कहीं से खड़ी नहीं उतरती दिख रही है। वहीं चिराग ने पंजाब के सीएम में द्वार बिहारियों को भगाने पर सारा ठिकरा सीएम नीतीश पर फोड़ा है और कहा क्यों नहीं बिहार में अभी तक अच्छे उद्योग लगे हैं, क्यों बिहारी रोजगार के लिए एक बिहार से पलायन कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि आज पंजाब के सीएम बिहारियों पर अपनी खरी खोटी सुना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मोदी के हनुमान मामले पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि बीजेपी तो बेचारा है, उनसे कोई राय नहीं ली जा रही है। सीएम खुद हिटलर तानाशाही रवैया बिहार में अपनाए हुए हैं और फिर जनता ने उन्हें जनादेश भी नहीं दिया है। अगर दिया होता तो तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होती। चिराग स्पष्ट लहजे में कहा कि पीएम मोदी हमारे दिल में बसते हैं, इसलिए कोई हमें हनुमान भी बोलता है, हमें फर्क नहीं पड़ता। आने वाले दिनों में बिहार की जनता वोट की ताकत इन्हें इनकी औकात दिखाएगी, तब इन्हें पता चलेगा कि असली जनादेश किसको कहते हैं। निंदनीय घटना का पुनरावृत्ति कभी होगी दोबारा, पर पटना में इनकी नाक के नीचे वहां पर पुनः बालिका सुधार गृह जैसी घटना की पुनरावृत्ति होती है। छोटी छोटी बच्चियां कैमरे पर आकर बताती हैं कि किस तरीके से हम लोग को देह व्यापार में लोगों को घसीटा जाना। और दुख की बात यह कि जिस इंचार्ज का नाम बच्चियां ले रही हैं, महज 24 घंटे के भीतर उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। तो भैया अगर ये संरक्षण नहीं मिल रहा है सरकार का तो और क्या है? भाई आप सब पत्रकार साथी जानकार लोग हैं, आप लोग मुझे बताइए ना कि बिना सरकार के संरक्षण के ऐसी आपराधिक घटनाएं घट कैसे सकती हैं? बालिका सुधार गृह शासन प्रशासन के लोगों को लड़कियां सप्लाई की जा रही हैं। बताइए इससे ज्यादा शर्मनाक हो सकता है? शासन प्रशासन की जानकारी के बिना छोटी छोटी पंचायतों में अवैध जहरीली शराब का निर्माण हो सकता है। शासन प्रशासन की मिली भगत के बिना जो अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, एक के बाद एक बिहार में हत्याएं हुई हैं और खास तौर पर दलित वर्ग से जिस तरीके से हत्याएं हुई हैं। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा की थी ना चुनाव से पहले कि अगर कोई अनुसूचित जाति के व्यक्ति के घर पे अगर हत्या होती है तो उसके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उस वक्त भी हम लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी कि भैया एक मुख्यमंत्री, प्रदेश का गृह मंत्री ऐसी कल्पना भी कैसे कर सकता है कि उनके रहते हुए प्रदेश में हत्या हो। उनका ये वक्तव्य बिहार में हत्याओं को बढ़ावा देगा और जो कि देखने को मिला भी, बिहार में दलितों के ऊपर, अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले लोगों के ऊपर पिछले 1.5 साल में जब से सरकार बनी है हत्याएं और ज्यादा बढ़ी हैं। यही बेगूसराय की घटना है। सुमन करके जो लड़का था उसको किस तरीके से, गणेश पासवान जी का बेटा, किस तरीके से उसको मार दिया गया। क्या हुआ उसके बाद? किसी की गिरफ्तारी हुई? भाई सरकारी नौकरी का लाभ मिलना तो बहुत दूर की बात है। एक हत्या पे मुझे बता देना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिसपे कार्रवाई हुई हो। कन्विक्शन रेट महज 7% है बिहार में। इसीलिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की बेइज्जती होती है, बिहार को शर्मसार होना पड़ता है। कौन जिम्मेदार है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं तो कौन जिम्मेदार है? बताइए ना। नीति आयोग की रिपोर्ट बोलती है कि भैया बिहार फिसड्डी है। हर पैमाने पर आखिरी पायदान पर बिहार होता है। शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो, पहले पायदान पे कब जाता है जब अपराध की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो। स्वास्थ्य को लेकर जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती, इन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुद अपनी मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराने 1000 किलोमीटर की फ्लाइट लेकर दिल्ली जाना पड़ता है। कारण है उसका भैया,
बिहार में इलाज करा लेते तो इनको भी अपनी आंख गंवानी पड़ती, जैसे वो मजबूती से खड़े रहे। और 8 तारीख को पिता का निधन होता है और उसके बाद जब मैं प्रचार में 9 तारीख से, खैर मैं 21 तारीख से सक्रिय रूप से, क्योंकि जो मुखाग्नि देने वाला लड़का होता है 10 दिन तक घर से बाहर नहीं निकल पाता, तो मैं 21 तारीख तक मैं प्रचार नहीं कर पा रहा था। बट डिजिटल कैंपेन के माध्यम से मैं कैसे बोल देता कि भैया मुख्य कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो सबसे खराब व्यक्ति हैं, सबसे बुरे हैं, ये हैं। भाई जो व्यक्ति ने मेरा इतना साथ दिया, मेरे पिता के निधन के बाद उनको उन्होंने मिलिट्री ऑनर्स देने का काम किया। जो जयप्रकाश जी के बाद, जेपी के बाद मेरे नेता ही दूसरे ऐसे नेता हैं जिनको इतना बड़ा मिलिट्री सम्मान उनको दिया गया हो उनकी अंत्येष्टि पर। तो मैं एक रात में मैं कैसे भूल जाऊं ये सारी बातें। और उस वक्त भी मैंने कोई हनुमान का जिक्र मैंने नहीं किया था। ये आया था कि भैया आप तस्वीर नहीं लगाएंगे उनकी होर्डिंग पे, बैनर पे, पोस्टर पे, प्रचार में उनका नाम। तो उस वक्त मैंने कहा था कि भाई मेरे प्रधानमंत्री मेरे दिल में बसते हैं। और राजनीति में समझने की जरूरत है। हम लोग कई बार व्यक्तिगत और राजनीतिक मुद्दों को एक साथ जोड़ देते हैं। मेरा जो रिश्ता मेरे प्रधानमंत्री से है, मेरे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से है, वो मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है। मेरा व्यक्तिगत रिश्ता मेरे मुख्यमंत्री से भी अच्छा है। वो कभी कभी मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर देते हैं, वो अलग बात है कि अरे इसको कुछ आता है, कुछ जानता है, पढ़ता है, ये सब बोलते रहते हैं, अलग बात है। पर मेरा उनसे भी, आज भी मेरे मुख्यमंत्री मेरे सामने होंगे तो सबसे पहले मैं जाकर उनके पांव छू के उनका आशीर्वाद दूंगा। ये मेरे संस्कारों में सिखाया गया। बट व्यक्तिगत संबंध एक तरफ है। तो जब आप हनुमान का जब आप जिक्र करते हैं तो वो एक व्यक्तिगत धारणा, एक व्यक्तिगत भाव से उस बात को कहा गया। बट राजनीतिक तौर पर अगर आप देखें तो राजनीतिक लड़ाई भाई आज की तारीख में मेरे मुख्यमंत्री से है, मेरे प्रदेश की सरकार से है, और वो तब तक रहेगी जब तक मैं सरकार को हटा रहा हूं। इस लड़ाई को लड़ने में कहीं ना कहीं एक चूक होते जा रही है किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा। इस समाज असंतुलित होते जा रहा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। कोई दलित की राजनीति करते हैं, कोई अति पिछड़े की राजनीति करते हैं, कोई पिछड़े की राजनीति करते हैं, कोई सवर्ग की बात करते हैं। समाज को तोड़ने के लिए जनप्रतिनिधि होते हैं। भाई मैं बाकियों का तो मैं जिक्र नहीं करूंगा कि कौन समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। चिराग पासवान ने जब भी जिक्र किया है तो मैंने 12 करोड़ बिहारियों का मैंने जिक्र किया है। जब भी मैंने जिक्र किया है तो अमीर और गरीब के बीच में बढ़ती हुई खाई का मैंने जिक्र किया है। आप मेरे कहीं के भी भाषण उठा के देख लो, और मैं इस बात को मानता हूँ कि जात पात धर्म मजहब, मेरी तो भाई टैगलाइन है, जात ना बात करे सबकी बात। बहरहाल जात पात धर्म मजहब से उठकर मैंने हमेशा बिहारियों को एकजुट होने का मैंने आह्वान किया। और मैंने हमेशा इस बात को माना कि अगर हिंदुस्तान में, बिहार में ही नहीं, हिंदुस्तान में अगर कोई एक भेद है तो वो एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और उस गरीब में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। और यही